नमस्कार दोस्तों, RKY टीचे आई में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान में मानव रक्त समूह को आसान शब्दों में समझेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा विषय है मानव रक्त समूह प्रणाली। चलिए पहली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का विजुअल देखो, बहुत प्रभावशाली है। हाँ, इसमें बाईं ओर वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर का एक 3D बस्ट है और पीछे डीएनए का स्ट्रक्चर और रक्त कोशिकाएं दिख रही हैं। और दाईं ओर एक फ्यूचरिस्टिक इंटरफेस पर मुख्य जानकारी दी गई है। स्लाइड का शीर्षक है रक्त समूह की खोज। अच्छा। इसमें बताया गया है कि 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। इसी क्रांतिकारी खोज के कारण उन्हें फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। इस खोज का महत्व ये था कि इससे पहले ये पता ही नहीं था कि कुछ लोगों का खून आपस में क्यों नहीं मिलता। तो क्या 1901 से पहले जब किसी को खून चढ़ाया जाता था तो ये सिर्फ किस्मत की बात होती थी कि वो बचेगा या नहीं? एक तरह से हाँ, उस समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत बहुत ज्यादा जोखिम भरा होता था। डॉक्टरों को यही समझ ही नहीं आता था कि कुछ मामलों में खून आपस में मिलकर जम क्यों जाता है, जिससे मरीज की मौत हो जाती थी। ओहो, लैंडस्टीनर की खोज ने इसी गुत्थी को सुलझा दिया। समझ गई। ठीक है, अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, इस स्लाइड में रक्त के दो मुख्य घटकों को 3D में दिखाया गया है। देखो, बाईं ओर एक लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी का क्लोजअप है। और दाईं ओर ये सुनहरा तरल, ये प्लाज्मा है ना? बिल्कुल, ये प्लाज्मा बह रहा है और इसमें देखो एंटीबॉडी तैर रही हैं। अच्छा। तो ये स्लाइड हमें बताती है कि ब्लड ग्रुप दो मुख्य घटकों पर निर्भर करता है, एंटीजन और एंटीबॉडी है जिसे एंटीजन कहते हैं, और दूसरा है प्लाज्मा जो खून का तरल भाग है और इसमें सुरक्षा के लिए एंटीबॉडी तैरती हैं। की कॉन्सेप्ट यही है कि आपका ब्लड ग्रुप इन्हीं दो चीजों से तय होता है। तो क्या एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक ही व्यक्ति के खून में एक साथ मौजूद होते हैं? हाँ, दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें खास रिश्ता होता है जिसे हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा एंटीजन किस एंटीबॉडी के साथ रह सकता है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखो, एक लाल रक्त कोशिका की सतह का जूम इन 3D विजुअल है जिस पर क्रिस्टल जैसे एंटीजन लगे हुए हैं। हाँ, ये दिखाता है कि एंटीजन कोशिका की सतह पर कैसे मौजूद होते हैं। बिल्कुल, ये स्लाइड है एंटीजन रक्त की पहचान के बारे में। तो इसका स्थान क्या है? यह आरबीसी की ऊपरी सतह यानी सरफेस पर पाया जाता है और इसका कार्य है खून की पहचान बताना। इसे आप कोशिका का आईडी कार्ड समझ सकती हैं। आईडी कार्ड, ये अच्छा उदाहरण है। हाँ, और नियम यह है कि जो एंटीजन आरबीसी पर मौजूद होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। जैसे अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। तो अगर किसी के आरबीसी पर कोई भी एंटीजन ना हो तब उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। अगर किसी के आरबीसी पर ए या बी में से कोई भी एंटीजन नहीं होता तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। हम इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड में वाई आकार की 3D एंटीबॉडीज को प्लाज्मा में तैरते हुए दिखाया गया है और बैकग्राउंड में लाल रक्त कोशिकाएं। ये विजुअल एंटीबॉडी के काम करने के तरीके को दर्शाता है। सही। स्लाइड का शीर्षक है एंटीबॉडी सुरक्षा प्रणाली। तो ये कहाँ होती हैं? ये रक्त के प्लाज्मा में होती हैं। और इनका काम है बाहरी या गलत खून को पहचान कर उसे नष्ट कर देना। बिल्कुल, ये हमारे शरीर की सेना की तरह है और यहाँ एक विपरीत नियम काम करता है। शरीर में हमेशा एंटीजन के ऑपोजिट एंटीबॉडी होती है ताकि वो अपने ही खून को नुकसान न पहुंचाए। विपरीत नियम, इसका क्या मतलब है? क्या आप इसे एक उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। इसका मतलब है कि अगर किसी के खून में एंटीजन ए है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी, जिसे एंटी बी भी कहते हैं, वो होगी, एंटी ए नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि अगर एंटी ए होती तो वो अपने ही आरबीसी पर हमला कर देती। ये शरीर का एक तरह का सुरक्षा तंत्र है। समझ गई। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड का 3D विजुअल बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे वाई आकार की एंटीबॉडीज लाल रक्त कोशिकाओं को एक साथ चिपकाकर गुच्छे बना रही हैं। अरे हाँ, ये तो खून के जमने की प्रक्रिया को दिखा रहा है। एग्जैक्टली। यह स्लाइड एग्लूटिनेशन के बारे में है, यानी खून का जमना। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर शरीर में एंटीजन और उसकी सेम एंटीबॉडी मिल जाएं, तो एक जानलेवा रिएक्शन होता है। जैसे एंटीजन ए का सामना एंटीबॉडी ए से हो जाए। बिल्कुल, और इसका परिणाम ये होता है कि खून के कण आपस में चिपक जाते हैं और खून जम जाता है।
इसीलिए चेतावनी दी जाती है कि गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि यह नसों में खून के बहाव को रोक देता है। तो क्या ये वही प्रक्रिया है जो गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान होती है? बिल्कुल सही। जब गलत खून चढ़ाया जाता है तो डोनर के खून के एंटीजन और मरीज के खून के एंटीबॉडी के बीच यही रिएक्शन होता है, जिसे अग्लूटिनेशन कहते हैं, और यह घातक हो सकता है। ओके, अब अगली स्लाइड पर आते हैं। हाँ, इस स्लाइड में 2 कार्ड हैं, एक ब्लड ग्रुप ए के लिए और दूसरा बी के लिए। दोनों कार्डों में एक एक 3D लाल रक्त कोशिकाएं हैं। ग्रुप ए वाली कोशिका पर ए एंटीजन और उसके चारों ओर एंटी बी एंटीबॉडी है। सही। और ग्रुप बी वाली कोशिका पर बी एंटीजन और चारों ओर एंटी ए एंटीबॉडी हैं। तो यहाँ 2 मुख्य ब्लड ग्रुप समझाए गए हैं। ठीक है। ब्लड ग्रुप ए में आरबीसी पर ए एंटीजन होता है और प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी, इसलिए ये बी वाला खून नहीं ले सकता। और ब्लड ग्रुप बी में? बी में आरबीसी पर बी एंटीजन होता है और प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी होता है, इसलिए ये ए वाला खून नहीं ले सकता। अगर ग्रुप ए वाला व्यक्ति ग्रुप बी वाले व्यक्ति को खून दे तो क्या ग्रुप ए वाले की एंटी बी एंटीबॉडी ग्रुप बी वाले के बी एंटीजन पर हमला करेगी? हाँ, बिल्कुल। यही एग्लूटिनेशन का कारण बनेगा। इसीलिए ब्लड मैचिंग इतनी जरूरी है। ठीक है, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में भी 2 कार्ड हैं, एक ए-बी के लिए और दूसरा ओ के लिए। ए-बी वाली 3D कोशिका पर देखो, ए और बी दोनों तरह के एंटीजन दिखाए गए हैं। लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं है। सही। और ओ वाली कोशिका पर कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज दिखाई गई हैं। तो अब बाकी 2 ब्लड ग्रुप्स को समझते हैं। ब्लड ग्रुप ए-बी में आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। इसीलिए इसे यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं, है ना? ये सबसे खून ले सकता है। बिल्कुल। और ब्लड ग्रुप ओ के आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी होती हैं, इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये सबको खून दे सकता है। एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। अगर ग्रुप ओ के प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी हैं, तो जब ये किसी और ग्रुप वाले को खून देता है, तो इसकी एंटीबॉडी मरीज के खून पर हमला क्यों नहीं करती? ये एक बहुत ही एडवांस्ड और अच्छा सवाल है। देखो, आमतौर पर जब खून चढ़ाया जाता है तो सिर्फ पैक्ड आरबीसी मतलब पैक्ड रेड ब्लड सेल्स दिए जाते हैं, जिनमें प्लाज्मा बहुत कम या न के बराबर होता है। अच्छा, तो डोनर की एंटीबॉडी मरीज के शरीर में जाती ही नहीं है? बहुत ही कम मात्रा में। तो केवल डोनर के आरबीसी जाते हैं, और क्योंकि ओ ग्रुप के आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए मरीज का शरीर कोई रिएक्शन नहीं करता। अब समझ आया। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं, ये दिलचस्प लग रही है। हाँ, ये एक फ्लो चार्ट है। इसमें एक 3D डायग्राम के माध्यम से खून के लेन देन को समझाया गया है। ग्रुप ओ केंद्र में है और उससे तीर ए, बी और ए बी की ओर जा रहे हैं, जो दिखाता है कि ओ सबको खून दे सकता है। वहीं ए और बी से तीर ए बी की ओर जा रहे हैं, जो दिखाता है कि ए बी दोनों से ले सकता है। सही। यह स्लाइड नियमों को समराइज करती है। यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता है ग्रुप ओ, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, और यूनिवर्सल रिसीवर यानी सर्वग्राही है ग्रुप ए बी, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो इस चार्ट के अनुसार क्या ग्रुप ए वाला व्यक्ति ग्रुप बी वाले को खून दे सकता है? नहीं। आप देख सकती हैं कि ए और बी के बीच कोई सीधा तीर नहीं है। वो केवल ओ से ले सकते हैं और ए बी को दे सकते हैं, या फिर अपने ही ग्रुप को। यह चार्ट इन नियमों को याद रखने का एक बहुत अच्छा विजुअल तरीका है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर आते हैं। ये RH फैक्टर क्या है? इस स्लाइड में 2 3D लाल रक्त कोशिकाएं हैं। एक RH पॉजिटिव है, जिसके चारों ओर एक सुनहरा आभा मंडल है, और सतह पर A और B के अलावा RH एंटीजन भी हैं। और दूसरी RH नेगेटिव है, जिस पर ये आभा मंडल और अतिरिक्त एंटीजन नहीं है। बिल्कुल। तो RH फैक्टर भी एक और तरह का एंटीजन है, जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। अगर RH एंटीजन मौजूद है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव प्लस कहलाता है, जैसे A+। और अगर मौजूद नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव माइनस कहलाता है, जैसे A-। इसी फैक्टर के कारण हम ब्लड ग्रुप को A+, B-, O+ ऐसे लिखते हैं। तो क्या RH फैक्टर के लिए भी एंटीबॉडी होती हैं, जैसे A और B के लिए होती हैं? हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है। एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी जन्म से ही शरीर में होती हैं,
लेकिन एंटी आरएच एंटीबॉडी केवल तब बनती है जब एक आरएच नेगेटिव व्यक्ति आरएच पॉजिटिव खून के संपर्क में आता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अच्छा, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। जरूर। इस स्लाइड में एक 3D विजुअल है जिसमें एक खून की थैली, ब्लड बैग, एक मशीन से जुड़ी है जिसकी स्क्रीन पर मैच कंफर्म्ड लिखा है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले मैचिंग की प्रक्रिया को दर्शाता है। सही कहा। ये स्लाइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुरक्षा के बारे में है। मरीज को खून चढ़ाने से पहले एंटीजन और एंटीबॉडी का मिलान करना जरूरी है। इसमें एबीओ और आरएच दोनों सिस्टम देखे जाते हैं। और जोखिम ये है कि अगर गलत खून चढ़ गया तो आरबीसी चिपक जाएंगे और मरीज की जान जा सकती है। इसीलिए इमरजेंसी में ओ नेगेटिव यानी ओ नेगेटिव सबसे सुरक्षित डोनर है। ओ नेगेटिव सबसे सुरक्षित डोनर क्यों है, ओ प्लस क्यों नहीं? क्योंकि ओ नेगेटिव के आरबीसी पर न तो एबी एंटीजन होता है और न ही आरएच एंटीजन होता है। इसका मतलब है कि यह किसी भी मरीज के शरीर में कोई भी इम्यून रिएक्शन पैदा नहीं करेगा, चाहे मरीज का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो। इसीलिए इसे ट्रू यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। बिल्कुल। ये विषय काफी गंभीर लग रहा है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, इस स्लाइड में एक गर्भवती महिला का 3D सिलुएट दिखाया गया है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से गर्भ में बच्चे के रक्त और मां के रक्त के बीच एंटीबॉडी के हमले को दिखाया गया है। ओहो, ये स्लाइड एक विशेष स्थिति आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में है। ये तब होता है जब मां आरएच नेगेटिव माइनस है और बच्चा आरएच पॉजिटिव प्लस है। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान, खासकर डिलीवरी के समय, बच्चे का कुछ खून मां के शरीर में जा सकता है। इससे मां के शरीर में बच्चे के आरएच पॉजिटिव खून के खिलाफ एंटी आरएच एंटीबॉडी बन सकती है। और फिर ये एंटीबॉडीज? ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा पार करके बच्चे के आरबीसी को नष्ट कर सकती हैं, जिससे बच्चे को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ये आमतौर पर दूसरी प्रेगनेंसी में ज्यादा खतरनाक होता है। तो क्या इस स्थिति का कोई इलाज या बचाव है? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए डॉक्टर एक इंजेक्शन, जिसे रोगैम कहते हैं, वो देते हैं। ये इंजेक्शन मां के शरीर को इन खतरनाक एंटीबॉडीज को बनाने से रोकता है। ये मेडिकल साइंस की एक बड़ी उपलब्धि है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये काफी रंगीन है। यह एक मेमोरी ट्रिक है जिसे द अल्फाबेट ट्रिक कहा गया है। इसमें अक्षरों के बीच तीर बनाकर एंटीबॉडी का पता लगाना सिखाया गया है। अच्छा, कैसे? यह एंटीबॉडी याद रखने का एक सरल तरीका है। देखो, ए ग्रुप के लिए ए के अगला अक्षर बी है, तो एंटीबॉडी होगी एंटी बी। ठीक है। और बी ग्रुप के लिए? बी ग्रुप के लिए पिछला अक्षर ए है, तो एंटीबॉडी होगी एंटी ए। और ए बी? ए बी ग्रुप में दोनों अक्षर मौजूद हैं, तो कोई एंटीबॉडी नहीं, मतलब नो एंटी। और ओ ग्रुप में कोई अक्षर नहीं है, तो मतलब बोथ एंटी ए और एंटी बी। अरे वाह! ये परीक्षा में जल्दी से जवाब देने के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। ये तो सच में काफी आसान तरीका है। क्या ये हमेशा काम करता है? हाँ, एबीओ सिस्टम में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए ये एक अचूक और सरल ट्रिक है। बढ़िया। अब अगली स्लाइड पर आते हैं, जो शायद एक सारांश है। बिल्कुल। ये स्लाइड एक डिजिटल नोटपैड की तरह दिख रही है, जिसपे परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए हैं। तो ये पूरे अध्याय का निचोड़ है। पहला खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टेनर 1901 में। दूसरा आधार ब्लड ग्रुप एंटीजन और एंटीबॉडी पर आधारित होता है। तीसरा यूनिवर्सल डोनर O-। ओह। चौथा यूनिवर्सल रिसीवर AB+। और पांचवा आरएच सिस्टम, आरएच एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति। ये 5 बिंदु इस पूरे विषय का सार है। एक सवाल है, यूनिवर्सल रिसीवर AB+ क्यों है? सिर्फ AB क्यों नहीं? क्योंकि AB+ वाले व्यक्ति के आरबीसी पर A, B और RH तीनों एंटीजन होते हैं। इसलिए उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, ना एंटी A, ना एंटी B और न ही एंटी RH। इस वजह से वो किसी भी ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव या नेगेटिव, से खून ले सकता है। अब क्लियर हुआ। ये हमारी आखिरी स्लाइड लगती है। चलिए देखते हैं। हाँ, इस स्लाइड का विजुअल बहुत शक्तिशाली है। इसमें खून की कोशिकाओं के बीच से रोशनी निकल रही है, जो जीवन और आशा का प्रतीक है। बहुत सुंदर है। ये स्लाइड हमें बताती है कि ब्लड ग्रुप की जानकारी क्यों जरूरी है, जैसे कि दुर्घटना, ऑपरेशन, गर्भावस्था और रक्तदान में। इन सब स्थितियों में ये अनिवार्य है। तो निष्कर्ष ये है कि अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए अपने ब्लड ग्रुप की जानकारी जरूर रखें। तो ये ज्ञान केवल अकादमिक नहीं है, बल्कि व्यवहारिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम सही।
ये सिर्फ एक परीक्षा का विषय नहीं है, ये एक ऐसी जानकारी है जो किसी की जान बचा सकती है, शायद अपनी या किसी और की। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।